आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेज एंड नेचर में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में वान डेर वाल्स से जो अभिधारणा है उसके बारे में बताऊंगा। देखिए दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में हमने अणुगतिक सिद्धांत के बारे में हमने कंप्लीट अध्ययन किया है। वीडियो है वो आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। वास्तविक गैसीय सभी परिस्थितियों में बॉयल का, चार्ल्स का और अवागाद्रो का नियम, मतलब जो गैसों के जो नियम हैं वो भी मैंने करवा दिया है। तो देखिए, सभी जो गैस नियम है पूर्ण रूप से पालन नहीं करती, अतः गैसों में आदर्श व्यवहार से विचलन होता है। क्योंकि अणुगतिक सिद्धांत है, उस अणुगतिक सिद्धांत में ये दो अभिगृत सही नहीं है। कौन कौन से हैं देखिए, पहला तो ये अभिगृत हमने अणुगतिक सिद्धांत वाले वीडियो है उसमें देखा था कि अणुगतिक सिद्धांत के जो मुख्य अभिगृत हैं उसमें ये दो सही नहीं है। गैसों के अणु के मध्य कोई आकर्षण बल नहीं होता या नगण्य होता है, ये पहला अभिगृत है। और दूसरा जो अभिगृत है वो है गैसों के अणु का आयतन गैस द्वारा घेरे गए आयतन की तुलना में नगण्य होता है। तो ये दो जो अभिगृत थे जो पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट किया है, और ये गैसों के अणुगतिक सिद्धांत के मुख्य अभिगृत हैं। अब इसमें देखिए, पहला जो अभिगृत है उसमें यह दिया गया है कि गैसों के अणु के मध्य कोई आकर्षण बल नहीं होता, लेकिन हम जानते हैं कि गैसों के बीच में आकर्षण बल पाया जाता है और प्रतिकर्षण बल भी होता है। प्रथम अभिगृत है वो कब सही होता, जब गैस कभी भी द्रवित ना हो, मतलब गैस को द्रवित अवस्था में ना बदल सके। लेकिन हम जो गैस होती है उसको द्रवित कर सकते हैं, मतलब द्रव अवस्था में बदल सकते हैं, क्योंकि इसको ठंडा करने पर या संपीड़ित करने पर इसको द्रवित कर सकते हैं। तथा बने द्रव्य अणु को संपीड़ित करना कठिन होता है, अर्थात इसमें प्रतिकर्षण बल इतने प्रभावी होते हैं कि सूक्ष्म आयतन में अणु के पास आने का विरोध करते हैं। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि दाब लगाकर गैसों को संपीड़ित करते हैं तो वह द्रवित अवस्था में आ जाती है, लेकिन अगर और अधिक अगर उस पर दाब लगाया जाए तो वो ठोस अवस्था में नहीं आती है, क्योंकि एक निश्चित दाब के बाद में उसके बीच में प्रतिकर्षण बल लगने लगता है। ये दूसरा अभिगृत क्या है, गैसों के अणु का आयतन गैस द्वारा घेरे गए आयतन की तुलना में नगण्य होता है। यदि ये सही होता तो क्या होता, दाब आयतन आरेख में वास्तविक गैस के प्रायोगिक आंकड़े और बॉयल के नियम से परिकलित सैद्धांतिक आंकड़े ये दोनों समान होने चाहिए, जबकि ये समान नहीं है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, अतः वास्तविक गैसों का आदर्श व्यवहार से विचलन होता है, क्योंकि गैसों के अणु के मध्य आकर्षण व प्रतिकर्षण बल होते हैं। गैसों के अणु को पास लाया जाता है तो निश्चित दाब तक ये आकर्षित करते हैं, उसके बाद ये प्रतिकर्षण बल लगाता है। इससे उस गैस के आयतन में भी परिवर्तन होता है। उच्च दाब पर गैसों का आयतन गैस के आयतन की तुलना में नगण्य नहीं होता। वान डेर वाल्स ने क्या किया, ये जो तथ्य हमने ऊपर पढ़े हैं, इन तथ्यों के आधार पर वान डेर वाल मतलब एक वैज्ञानिक है, उसने आदर्श गैस समीकरण है उसमें कुछ संशोधन किया है, और उस संशोधित जो समीकरण है उसको ही वान डेर वाल्स समीकरण कहा जाता है। यहाँ पर ये वान डेर वाल्स समीकरण है P + AN²/V² और V - NB = nRT। यहाँ पर आप देख सकते हैं n बराबर जो है वो गैसों की मोलों की संख्या है, A और B है वो वान डेर वाल्स स्थिरांक है, और V आयतन है और P दाब है। अब देखिए दोस्तों, इसको हम आगे अध्ययन करना चाहें कि जो वान डेर वाल्स जो समीकरण है उसकी व्युत्पत्ति कैसे की जा सकती है, वो देखिए। वान डेर वाल्स समीकरण की व्युत्पत्ति देखिए, वान डेर वाल्स समीकरण की जो व्युत्पत्ति है काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से आप देखिए। वान डेर वाल्स के अनुसार वास्तविक गैसों के अणु दृढ़ व गोलाकार हैं जिनका आयतन निश्चित होता है। मतलब वान डेर वाल्स से जो मानता है वो वास्तविक गैसों के जो अणु होते हैं उनको दृढ़ व गोलाकार मानता है, जिसका आयतन भी क्या है, निश्चित है। अब देखिए, आदर्श गैस का आयतन जो है वो वास्तविक गैसों के आयतन माइनस गैसों के अणु द्वारा घेरा गया आयतन, इसके बराबर होता है। अब यहाँ पर देखिए, जो आदर्श गैस का जो आयतन है VI हमने लिख दिया है, और जो वास्तविक गैसों का जो आयतन है उसको V माना है, और गैस के अणु द्वारा घेरा गया जो आयतन है उसको B माना है। अब ये जो हमारे पास जो समीकरण है उसमें अगर हम n जो है मोलों की संख्या माने तो n मोलों की संख्या के लिए VI = V - NB, ये समीकरण नंबर 1। अब गैस का जो वास्तविक दाब आदर्श गैस के दाब की तुलना में P1 जितना कम होता है, मतलब जो गैस का वास्तविक दाब है वो आदर्श गैस का जो दाब है उसकी तुलना में कम होता है, और इसको हम मान लिया P1
जितना कम होता है। तो Pi मतलब Pi जो है वो जो आदर्श गैस है उसके लिए दाब है, और P है वो वास्तविक गैस के लिए दाब प्लस Pi। ये समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर देखिए Pi जो दाब में कमी है वो इसकी बराबर होती है AN² V², इसकी बराबर होती है। और जो AN² दाब में जो संशोधन किया है वो है। अब यहाँ पर देखिए Pi बराबर P और प्लस AN² V², मतलब इस P1 के स्थान पर हमने ये जो मान है Pi का वो रख दिया है, और यहाँ पर जो P है वो वास्तविक गैस है, जो ये P है वो वास्तविक गैस का दाब है। अब इसके पास हम दोनों प्रकार के आकर्षण बलों के कारण दाब में कमी Pi गैस के घनत्व जो रोह है उसके वर्ग के समानुपाती होती है। P1 समानुपाती रोह स्क्वायर, जो घनत्व बराबर क्या होता है N/V होता है। तो Pi समानुपाती NV और ब्रैकेट लगा के बाहर स्क्वायर हमने लगा दिया है। अब ये जो मान है ये इस समीकरण में रखते हैं, तो Pi बराबर हमारे पास ये आ जाता है। इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। यहाँ पर जो A है आकर्षण गुणांक है, समीकरण 2 में मान रख दो। ये समीकरण नंबर 2 था, इसमें हम मान रखते हैं, तो ये मान रखा हमने। तो Pi बराबर P वास्तविक प्लस A² V², ये समीकरण नंबर 4 आ गया। अब आदर्श गैस समीकरण हम जानते हैं Pi Vi बराबर nRT, क्योंकि PV बराबर nRT होता है। तो यहाँ पर जो आदर्श गैस की बात कर रहे हैं तो Pi और Vi इस प्रकार हमने लिखा है। अब समीकरण 1 और समीकरण 4 से समीकरण 5 में मान रख दें, मतलब इस समीकरण के अंदर हम Pi का और Vi का ये मान रखेंगे। तो Pi का मान है P प्लस AN² V², और जो Vi है उसका मान है V माइनस NB और बराबर nRT। तो ये जो समीकरण है वान डर वाल्स समीकरण है। यदि हम n बराबर 1 मोल ले प्लस A/V² और यहाँ पर क्या आ जाएगा V माइनस B और R बराबर RT, तो ये जो आएगा ये भी वान डर वाल्स समीकरण है, जो कि 1 मोल गैस के लिए है। तो मुझे आशा है कि वान डर वाल्स समीकरण और इसकी व्युत्पत्ति आपको समझ में आई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।